सेक्शन 6 से लेकर 10 तक के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन सीपीसी में किस सेक्शन में कौन सा सेक्शन डील करता है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग, तो वो है सेक्शन 6। उसके बाद पार्ट को देखते हैं। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 सूट्स इन जनरल के बारे में बात होता है कि जनरली सूट्स क्या होता है, कैसे क्या सूट्स के रिगार्डिंग बात है पूरा जनरल में। एंड देन उसके बाद पार्ट 2 नेक्स्ट पार्ट होता है एक्सक्यूशन, कि सूट्स का एक्सक्यूशन कैसे होगा, डिग्री हो गया तो क्या उसका एक्सक्यूशन होगा, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेक्शन 9? सेक्शन 9 क्या है? सेक्शन 9 कहता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। सेक्शन 9 कहता है कि जो सिविल कोर्ट होता है वो हर प्रकार का सिविल सूट ट्राई कर सकता है, उसके पास ये जुरिस्डिक्शन होता है। अनलेस बार्ड, अगर किसी भी प्रकार से बार्ड होगा तो वो नहीं ट्राई कर सकता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सूट अ सिविल कोर्ट कैन नॉट ट्राई? Those suits whose cognizance is either expressly or impliedly barred। ऐसे सिविल कोर्ट ऐसे सूट्स को ट्राई नहीं कर सकता है जिसका कॉग्निजेंस बार्ड है। बार्ड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्सप्रेसली बार्ड हो सकता है, मेंशन होगा प्रोविज़न में, लेजिस्लेशन के प्रोविज़न में कि ये जो है होगा ये सिविल कोर्ट के द्वारा ट्रायबल नहीं होगा, या इम्प्लाइडली भी बार्ड हो सकता है। नेक्स्ट, अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ विच नेचर? किस टाइप का नेचर होगा, सिविल होगा या क्रिमिनल होगा? तो ये सिविल होगा। एक्सप्रेसली ये मेंशन है कहाँ पे? सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में मेंशन है। ठीक है, अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा किस सेक्शन में है? सेक्शन 11 में है। और सेक्शन 10 में क्या है? स्टे ऑफ सूट, या इसको रेस सब जुडाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टे ऑफ सूट, इस आइए देखते हैं स्टे ऑफ सूट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस जुडिकाटा को समझेंगे। स्टे ऑफ सूट का जो बेरेक्ट में है उसके अलग अलग प्रोविज़न को हम तोड़ दिए हैं, मतलब एक सेंटेंस के फॉर्म में था जिसे हम तोड़ के पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं सो दैट ईजी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। स्टे ऑफ सूट कहता है, सेक्शन 10 कहता है नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच, कह रहा है कि कोर्ट एक सूट का ट्रायल प्रोसीड नहीं करेगा जहाँ पर ये कंडीशन दिया हुआ है कि अगर ये सारे कंडीशन ऐसे होंगे तो कोर्ट उस ट्रायल में आगे नहीं बढ़ेगा, उसके ट्रायल इनिशिएट नहीं करेगा। पहला, मैटर इन इशू। मैटर इन इशू क्या होता है? मैटर इन इशू होता है वो विवादित तथ्य, मतलब जिसको रिजॉल्व करना होता है। ठीक है, मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। यानी एक सूट अभी इंस्टीट्यूट हो गया है और एक सूट इस आज से पहले भी इंस्टीट्यूट हो चुका है, लेकिन दोनों का जो मैटर इन इशू है, जो जो विवादित तथ्य है कि क्या मैटर है, किस बात के लिए सूट इंस्टीट्यूट किया गया, वो एकदम सेम है। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू सेम है। ठीक है, मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। नेक्स्ट, पार्टीज मस्ट बी सेम। पार्टीज भी सेम होने चाहिए। जो पार्टीज के बीच में सूट पहले वाले सूट में है वही पार्टीज इस वाले सूट में भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लिटिगेटिंग टाइटल मस्ट बी सेम। टाइटल भी सेम होना चाहिए कि भाई किस चीज़ के लिए, क्या किस चीज़ पे वो सूट डील कर रहा है। ठीक है, क्या रिलीफ चाहिए उनको, वो लिटिगेटिंग टाइटल भी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, सूट मस्ट बी पेंडिंग इन द सेम और एनी अदर कोर्ट इन इंडिया। जो सूट होगा वो पेंडिंग में होना चाहिए, यानी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं होना चाहिए। इंडिया के किसी भी कोर्ट में, सेम कोर्ट हो सकता है या कोई अदर कोर्ट हो सकता है। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट कहता है कि द कोर्ट मस्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड। जो रिलीफ सूट में मांगा गया है वो रिलीफ को ग्रांट करने के लिए कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि बिना जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में ही सूट फाइल कर दिया गया। ठीक है, हम इसे रिपीट कर देते हैं, फिर से समझ में आ जाएगा अच्छे से। स्टे ऑफ सूट, सेक्शन 10, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच नंबर 1 मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। Point 2, parties must be same.
Point 3, litigating title must be same. Point 4, suit must be pending in the same or any other court in India. And last point, point 5, the court must have jurisdiction to grant the relief claimed. Okay, आइए ये लास्ट पॉइंट देखते हैं, यानी वन लाइनर्स का लास्ट क्वेश्चन. Will the pendency of a suit in a foreign court preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action? मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन सेम है, सब कुछ सेम है. ये सेक्शन हम लोग 10 अभी देखे हैं जो स्टे ऑफ सूट, ये स्टे ऑफ सूट हम लोगों ने अभी जो देखा सेक्शन 10, ठीक है, ये सेक्शन 10. तो यहाँ पे मान लीजिए ये सूट कहाँ पे ब्रॉड कर दिया गया है, फॉरेन कोर्ट में ब्रॉड कर दिया गया है. तो क्या फॉरेन कोर्ट में भी स्टे ऑफ सूट का प्रोविज़न अप्लाई होगा कि फॉरेन कोर्ट में अप्लाई सूट फाइल हो गया है तो इंडियन कोर्ट उसे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है. फॉरेन कोर्ट में है तो कोई बात नहीं, इंडियन कोर्ट के पास पावर है, वो प्रोसीड कर सकता है. स्टे ऑफ सूट इंडियन कोर्ट के, अगर फॉरेन कोर्ट में प्रीवियस जो सूट है वो अगर फॉरेन कोर्ट में फाइल किया गया है तो स्टे ऑफ सूट का प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा. नो, द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट does not preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action. और ये कहाँ पे मेंशन है? सेक्शन 10 के एक्सप्लेनेशन में मेंशन है. ओके, आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.